नमस्कार, मैं सिरांधा आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं और वे ही हमारे देश के भाग्य विधाता हैं। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। प्रदेश के अनेक किसान भाई टमाटर की खेती करके अच्छा लाभ कमाते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारे जिन किसान भाइयों ने टमाटर की नर्सरी डाली थी वह रोपाई योग्य तैयार है। तो जो किसान पॉली हाउस में टमाटर की खेती करना चाहते हैं वो कैसे करें, वैज्ञानिक तकनीक से टमाटर की रोपाई, आइए जानते हैं। टमाटर की खेती पॉली हाउस में किस प्रकार से की जाए और अधिक उत्पादन किस प्रकार से लिया जाए, इसके बारे में जानकारी देना चाहती हूँ। तो मैं सबसे पहले बताना चाहूँगी कि पॉली हाउस में खेती करने के क्या फ़ायदे हैं। इससे तो हमें एक अच्छी क्वालिटी का उत्पाद प्राप्त होता है, उच्च उत्पादकता हमें प्राप्त होती है। बेमौसम में हम खेती कर सकते हैं, जब हमें मौसम नहीं है उस सीज़न में भी हम खेती कर सकते हैं, और कीट रोग से भी बचाव होता है। पॉली हाउस में खेती करने से हमें कीट और रोग की समस्या भी कम आती है। पॉली हाउस में हमारी फसल के लिए हमारी कौन कौन सी किस्में उपयुक्त रहती हैं, इसके लिए अर्का मेघाली, अर्का सुरभि ऑलराउंडर किस्में उपयुक्त रहती हैं। और किसान भाई जो भी बीज खरीदें अच्छी दुकान से उच्च गुणवत्ता का कंपनी का देख के ही बीज खरीदें, खुला हुआ पैकेट ना खरीदें। किसान भाइयों, उन्नतशील प्रजातियों का चयन करने के बाद अब बात आती है भूमि का चयन, खेत की तैयारी और खाद उर्वरक प्रबंधन की। तो आप कैसे करें इन सब कार्यों को, आइए जानते हैं। तो किसान भाई इस तरह की जगह चुनाव करें जो अच्छी हो, कार्बनिक पदार्थों से युक्त हो, यहाँ पानी ना रुकता हो और बलुई दोमट मिट्टी हो, उस प्रकार की भूमि उपयुक्त रहती है। पीएच मान टमाटर की खेती के लिए 6 से 7.5 पीएच मान वाली मिट्टी उपयुक्त रहती है। अब किसान भाई मैं आपको जानकारी देना चाहूँगी कि इसमें हम खेत की तैयारी किस प्रकार से करें। तो भूमि के लिए हम पहले से अच्छे से जुताई कर लें ज़मीन की, और हैरो कल्टीवेटर चला के भूमि को भुरभुरा बना लें। फिर उसके बाद हम जो भूमि तैयार करने के बाद उसमें खाद और उर्वरक के लिए FYM आता है, 10 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से लगता है। तो हम अपना सड़ी हुई गोबर की खाद अपने भूमि में मिला दें। अगर किसान भाई के पास वर्मी कंपोस्ट खाद है तो 4 से 5 टन सड़ी अपने वर्मी कंपोस्ट की खाद भी अपने खेत में डाल सकते हैं, उसका प्रयोग करें। और नाइट्रोजन 100 किलोग्राम, फॉस्फोरस 60 किलोग्राम और पोटास 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उपयुक्त रहता है। तो इनको जब भूमि की तैयारी के समय अपनी खेत में मिला दें और फिर उसके बाद खेत में अपनी पौध की रोपाई करें। किसान भाइयों, इसके बाद बात आती है बेड की तैयारी और पौध रोपाई तकनीक की। तो आप कैसे करें बेड की तैयारी और पौध की रोपाई, आइए जानते हैं। तो इसकी किस प्रकार की बेड हम बनाएंगे अपने खेत में। तो इसके लिए हमारे करीब 1.5 मीटर चौड़ी और 2 बेड के बीच में करीब आधा मीटर के आसपास गैप रखना है, जिससे कि हमें खेत में आसानी से चलने की सुविधा हो। तो बेड तैयार करें तो किसान भाई आजकल ड्रिप इरिगेशन भी बहुत अच्छी सुविधा है। तो किसान भाई ड्रिप इरिगेशन का ज़मीनें बिछा दें बेड तैयार करते समय, जिससे कि हम उससे सिंचाई कर सकें। तो ड्रिप इरिगेशन से हम पानी भी जो जितना आवश्यकता होती है उतना ही देते हैं, ज़्यादा पानी का वेस्टेज नहीं होता है। तो किसान भाई अपने ड्रिप इरिगेशन से सिंचाई कर सकते हैं। ड्रिप इरिगेशन से हम अपना फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं, जो बाद में पौधों को ज़रूरत होती है। पहले बेसल डोज में फर्टिलाइज़र देते हैं और जब पौधों की मांग के अनुसार हम ड्रिप के सहायता से फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं। इस प्रकार से हमें 2 फायदे होते हैं। तो जिन किसान भाइयों ने अपनी पौध ट्रे में तैयार की है तो ट्रांसप्लांटिंग करने के लिए 25 से 30 दिन की पौध उपयुक्त रहती है। तो पौध को तैयार करने के बाद ट्राइकोडर्मा विधि से दवा से उपचारित करें, या कार्बेंडाजिम नाम की दवा आती है, उसकी 2 ग्राम मात्रा प्रति लीटर के हिसाब से घोल बनाकर पौध की जड़ों को उसमें डुबोएं। फिर उसके बाद उसका खेत में ट्रांसप्लांटिंग करें। और जो हमारी पौध है उसको लगाने के लिए करीब कतार से कतार की दूरी करीब 1 मीटर और पौध से पौध की दूरी भी लगभग 80 से 100 सेंटीमीटर के बीच में रखते हैं। उसकी उतनी दूरी पर रख के हम अपने पौधे की रोपाई करते हैं। किसान भाइयों, टमाटर की फसल को खरपतवार अधिक नुकसान पहुंचाते हैं, जिसकी वजह से फसल के उत्पादन में कमी आ जाती है। इसलिए आप इसका नियंत्रण कैसे करें, आइए जानते हैं। तो जब हम रोपाई कर दें तो किसान भाई इस बात का ध्यान रखें कि कुछ दिनों बाद उसमें हम देखते हैं कि खरपतवार की समस्या आ रही है, तो किसान भाई हाथों की सहायता से मजदूर लगाकर खरपतवार निकलवाएं। जब हमारी फसल करीब 30-35 दिन की हो जाए, थोड़ी बढ़ने लगे, तो इसकी स्टेकिंग करें। स्टेकिंग मतलब उसमें लकड़ी का सहारा दें
जिससे कि हमारे जो पौधा है सही प्रकार से बढ़ पाए। तो आजकल गवर्नमेंट इसके लिए सब्सिडी भी देती है पॉली हाउस पे। तो किसान भाई अपने कृषि विज्ञान केंद्र या केवीके हैं या अपने जो एडीए वगैरह हैं, कृषि विस्तार अधिकारी हैं, उनसे मिलके इससे जानकारी ले सकते हैं कि किस प्रकार से हम पॉली हाउस का निर्माण करें और इसके लिए हमें गवर्नमेंट क्या अनुदान दे रही है। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में एक बार फिर से स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं। हमारे प्रदेश के किसान दुधारू पशुओं का पालन करके अच्छा लाभ ले रहे हैं, लेकिन कभी कभी इनके दुधारू पशुओं में कुछ घातक बीमारियां देखने में आती हैं और उन्हीं घातक बीमारियों में से एक है गलघोंटू। इस बीमारी से ग्रसित पशुओं का समय से इलाज नहीं कराने पर पशु की मृत्यु भी हो जाती है। तो पशुपालक भाई इस बीमारी को पहचान कर बचाव और उपचार कैसे कराएं, इस बारे में उचित सुझाव के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। आज आपको बारिश के मौसम में होने वाली जो एक मुख्य और ख़तरनाक बीमारी है उसके बारे में चर्चा करने जा रही हूँ। अभी बारिश का मौसम चल रहा है, मानसून का समय चल रहा है। इस मौसम में जीवाणु जनित रोगों के लिए बहुत ही फेवरेबल है। इस समय में जीवाणु बहुत ही तेज़ गति से बढ़ते हैं और जानवरों में बीमारी फैलाते हैं। हमारे अनेक किसान भाई गाय भैंसों का पालन करते हैं, लेकिन उनके कुछ पशुओं में गलघोंटू या घुरका रोग आ जाता है, जिसका यदि समय रहते उपचार नहीं कराया गया तो रोगी पशु की मृत्यु भी हो जाती है। तो आप इस रोग के लक्षणों की पहचान कर इलाज कैसे कराएं, आइए जानते हैं। जीवाणु जनित बीमारियों में से एक बहुत खतरनाक बीमारी गलघोंटू है। यह बीमारी मुख्यतः भैंसों और गायों को प्रभावित करती है और भैंसों में गायों की तुलना में 3 गुना इसका प्रभाव देखा गया है। गलघोंटू बीमारी एक प्रकार के जीवाणु जिसका नाम है पास्चुरेला मल्टोसिडा, इसके द्वारा जानवरों में होती है। इस बीमारी के जो मुख्य लक्षण हैं वो है गले में सूजन आना, तेज बुखार आना। बुखार बहुत तेज होता है इस बीमारी में, मुख से लार निकलना, नाक से भी स्राव निकलना, आंखें लाल हो जाती हैं और एनिमल जो है खाना बंद कर देता है। और जब ये जानवर सांस लेता है तो आवाज़ जो आती है, घुर घुर की एक आवाज़ आती है, जिससे भी हम उससे, और गले में सूजन के कारण हम उससे पहचान सकते हैं कि हाँ ये बीमारी जो है वो गलघोंटू है। ये बीमारी जो है 15 से 18 घंटे में जो है ये इतनी तेज़ी से बढ़ती है कि जानवर के मरने के 90% चांस होते हैं। तो जैसे ही आपको गले में सूजन या इस प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं, आपको तुरंत ही नज़दीकी पशु चिकित्सालय जाना है और अपने पशु चिकित्सक से सलाह लेके इसका उपचार करना है। वैसे तो इसके बीमारी के हो जाने के बाद दवाइयाँ जैसे सल्फाडिमिडीन हैं वो पहले प्रचलित थी, लेकिन आजकल जो है सेप्टियोफर सोडियम और ऐसी दवाइयाँ और नई दवाइयाँ हैं जो ज़्यादा प्रभावी हैं, वो उपयुक्त हैं। तो ऐसी दशा में आपको अपने पशु चिकित्सक से ज़रूर सलाह लेनी है और तुरंत ही जानवर को पशु चिकित्सालय ले जाना है। किसान भाइयों, यदि आपका पशु गलघोंटू या घुरका रोग से ग्रसित हो गया है तो इस रोग को अन्य पशुओं में फैलने से कैसे रोकें तथा ये रोग आपके पशुओं में आए ही नहीं, इसके लिए टीकाकरण कैसे कराएं, आइए जान लेते हैं। और ये बीमारी जो है अति संक्रामक है, एक जानवर से दूसरे जानवर को बहुत जल्दी फैलती है, चारे के द्वारा, पानी के द्वारा, क्योंकि जो स्राव मुंह से, लार जो मुंह से निकल रही है, जो स्राव नाक से निकल रहा है, ये हवा के द्वारा, और पानी अगर एक ही बाल्टी में पानी आप दे रहे हैं, एक ही पानी का वो है स्रोत है, उस पानी से एक जानवर को दूसरे जानवर को बहुत ही जल्दी हो सकती है। इसीलिए आपको अगर ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं, आपको उस जानवर को तुरंत ही आवाज़ से अलग कर देना है, क्योंकि ये दूसरे जानवरों को इतनी जल्दी फैलता है कि आपको समझने का मौका ही नहीं मिलेगा। आपको जो है अगर ऐसा लग भी रहा है कि वो जगह है उसमें कुछ लार गिर गई है, तो आपको उस जगह को भी बहुत अच्छे से साफ़ कर देना है, लाल पानी से साफ़ करना है, वहाँ पर तुरंत सफाई करनी है, ताकि हाँ मल मूत्र से लेके आपको लार और उसे खाने पीने का सारा जो जितना भी चारा है वो अलग कर देना है और जानवर को आपको अलग से आवास में रखना पड़ेगा। और आपको जो है इसके बाद उस जानवर का इलाज कराना है और जब वो जानवर ठीक हो जाए और उसके कुछ दिनों बाद ही उसको समूह में इकट्ठा करें।
और अगर वो जानवर मर जाता है तो भी उसको अलग ही दफनाना चाहिए, मिट्टी के अंदर दफनाना चाहिए, क्योंकि उसके बाद भी इस बीमारी का फैलने के चांसेस रहते हैं। अब अगर भाइयों, सबसे अच्छी बात तो ये है किसान भाइयों की ये बीमारी हो ही ना, तो इसका बीमारी को रोकने के लिए एक टीकाकरण जो है वो कराया जाता है जानवरों में। यह टीकाकरण मानसून के पहले, मतलब मई के आखिरी सप्ताह या जून के पहले सप्ताह में आपको अपने पशु का टीकाकरण कराना है, जिसका नाम होता है HS वैक्सीन के नाम से आता है। और आपको अपने नज़दीक पशु चिकित्सालय में जाकर अपने पशु का टीकाकरण बारिश के होने के पहले ज़रूर कराएं। बीमारी फैलने से पहले ही अगर उसको रोक लिया जाए तो जानवर का जो आपका लॉस है, आपका जो नुकसान है, उसकी दूध की उत्पादकता है, इन सब चीज़ों में कमी नहीं होगी और आप इतनी परेशानियों से बच जाएंगे। तो जो मैंने आपको आज बातें बताई हैं, इन बातों को ध्यान से स्मरण करते हुए अपने पशु चिकित्सालय में जाके उपचार जरूर कराना है। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के कृषि मौसम विज्ञान विभाग से प्राप्त मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जबलपुर, रीवा, सतना, बालाघाट और इनसे लगे आसपास के जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है। आगामी 4 दिनों तक हल्के से मध्यम बादल छाए रहेंगे। आगामी 4 दिनों तक 9 से 21 मिलीमीटर यानी हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान इस समय बाजरा की फसल में बतर आने पर खरपतवार नियंत्रण हेतु निराई या कुरप कर नाइट्रोजन की मात्रा का प्रयोग करें और इस समय ग्रास हापर कीट की सतत निगरानी रखें और दिखाई देने पर इसके नियंत्रण हेतु लैम्डा साइहेलोथ्रिन की 500 मिलीलीटर मात्रा 500 से 600 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। जिन किसान भाइयों ने अब तक धान की रोपाई का कार्य पूरा नहीं किया है, वे धान की रोपाई का कार्य शीघ्र पूरा कर लें। रोपाई में देरी एवं थरहा की अधिक उम्र को ध्यान में रखते हुए सलाह है कि एक स्थान पर 4 से 5 पौधों की रोपाई करें और रोपाई के समय उर्वरक की मात्रा 10% अधिक उपयोग करें ताकि देर से रोपाई के कारण उत्पादन में विपरीत प्रभाव को कम किया जा सके। मक्का की फसल 30 से 35 दिन की हो जाने पर निराई गुड़ाई का कार्य करें। अरहर और अन्य दलहनी फसलों में जहां पानी भरा हो वहां से जल निकास की उचित व्यवस्था करें। दलहनी और तिलहनी फसलों को सफेद मक्खी कीट के प्रकोप से बचाने के लिए मेटासिस्टॉक्स की 3 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करें। ऐसा करने से सफेद मक्खी के नियंत्रण से फसल में पित्त सिरा रोग फैलने की संभावना कम हो जाती है। जो किसान भाई पपीता की रोपाई नहीं कर पाए हैं, वे सितंबर माह तक पपीते की रोपाई कर सकते हैं। शिमला मिर्च की नर्सरी डालने का यह उचित समय है। पशुशाला एवं मुर्गीशाला में किलनी एवं चिमड़ी के नियंत्रण हेतु मेलाथियान की 3 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। बकरियों को बारिश से भीगने से बचाने की व्यवस्था करें एवं CCPP का टीकाकरण करवाएं। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम हीरपुर, जिला रतलाम के जय नारायण साहू ने। आपने मृदा जनित रोगों की रोकथाम के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। आज अपन बात करेंगे भूमि जनित विभिन्न प्रकार के जो कवक हैं और जो किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं उनके बारे में। तो जो जितनी भी कवक जनित बीमारियां हैं जो किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, उसमें जो भूमि जनित जो बीमारियां हैं उनका विशेष योगदान है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो किसानों को परेशान करती हैं और जो फसलों को नुकसान पहुँचाती हैं वो है भूमि जनित बीमारियाँ। भूमि जनित जो बीमारियाँ होती है वो
फसल होती है उसकी प्रारंभिक अवस्थाओं में ही नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती है। पौधा प्रारंभिक अवस्था में कमज़ोर होता है, इसलिए वो आसानी से उसके ऊपर आक्रमण करके उस पौधे को, उस फसल को धीरे धीरे ख़त्म कर देती है। किसान भाइयों, मृदा जनित रोगों द्वारा फसलों में भारी नुकसान होता है और कभी कभी तो समय पर इन रोगों का नियंत्रण नहीं करने से पूरी की पूरी फसल चौपट हो जाती है। किसान सब्जियों के बीज महंगे दामों पर खरीदकर नर्सरी में लगाते हैं और इस आर्द्र गलन रोग के कारण सब्जियों की पौध नष्ट हो जाती है। जो प्रमुख भूमि जनित बीमारियां हैं उसमें काली जड़ है, तना गलन है, जड़ गलन है और जो डैम्पिंग ऑफ या जिसको आर्द्र गलन बोलते हैं, ये प्रमुख बीमारियां हैं। ये सब्जियों में आर्द्र गलन सबसे प्रमुख है और जो जड़ गलन है, तना गलन है या काली जड़ है और जिसको सूखा गलन भी बोलते हैं, सूखा गलन आता है। तो ये सारी की सारी जो बीमारियां हैं ये हैं भूमि जनित। तो इन बीमारियों के जो कवक होते हैं वो हमेशा भूमि के अंदर रहते हैं। जब भी उनके जो होस्ट है, जो फसलें हैं, उनकी जड़ें उनके बीजाणु के संपर्क में आती है तो उनका गुणन शुरू हो जाता है और गुणन शुरू होने के बाद में वो अपनी संख्या बढ़ाते हैं और जड़ों के माध्यम से या तो तने के अंदर प्रवेश कर जाते हैं या फिर जड़ों को खराब करके या गड़ा या सड़ा के पूरे पौधे को ही ख़त्म कर देते हैं। जब ये फसलें नहीं रहती, जिसको अपन ऑफ सीजन बोलते हैं, उस समय जो ये कवक होते हैं, इनके जो बीजाणु होते हैं या जो जिसको स्पोर बोलते हैं, तो वो ज़मीन के अंदर जो मर्तोब जीवी की तरह रहते हैं। मर्तोब जीवी का मतलब हो गया कि ये सड़ी गली जो चीज़ें होती हैं उनके ऊपर ही अपना रहन सहन करते हैं और जब भी फसल की जड़ें या जब भी किसान फसल लगाते हैं और उनकी जड़ें निकलना शुरू होती है तो उनके जड़ों पे आक्रमण करके ये धीरे धीरे उनको नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं। तो ये पूरा साइकिल ऐसे चलता रहता है और किसानों को हर साल ये जो बीमारियां ये परेशान करती है। तो इनके रोकथाम के लिए सबसे जो प्रमुख विधि है वो बीजोपचार ही है। इसलिए किसान जब भी फसल लगाएं तो ये भूमि जनित जो बीमारियां हैं सब्जियों में, जैसे डैम्पिंग ऑफ है और अन्य जो तिलहनी, दलहनी और खाद्यान्न फसलें हैं उनमें जड़ गलन है, तना गलन है या काली जड़ है, तो इनके रोकथाम के लिए हमेशा बीजोपचार करें। इसके अलावा किसान भाइयों, आप रोगों के नियंत्रण के लिए 2.5 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा विरिडी को 100 किलोग्राम गोबर या वर्मी कंपोस्ट में मिलाकर प्रयोग करें। इसके साथ ही आप कार्बेंडाजिम 1 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से घोलकर ड्रेंचिंग करें ताकि इस रोग का समय पर नियंत्रण किया जा सके। और जो विभिन्न अनुसंधान केंद्र हैं या कृषि विज्ञान केंद्र हैं उनके द्वारा जो सिफारिश की गई दवाइयां हैं उन्हीं का इस्तेमाल करें और दवाई जितनी सिफारिश की जाती है उतनी ही इस्तेमाल करें। उससे ज़्यादा इस्तेमाल करने से अंकुरण की जो समस्या है वो किसानों के सामने आती है। इसी कड़ी में जिस दूसरे प्रश्न को शामिल किया गया है उसे पूछा है ग्राम नंदखेड़ा, जिला बैतूल के मुरारी शर्मा ने। आपने अनार के बाग में किए जाने वाले जरूरी कार्यों पर जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। इस समय हमारे किसान भाई जिन्होंने अनार का बगीचा लगा रखा है, इस समय बरसात हो रही है और इस समय बहुत सी ऐसी क्रियाएं हैं जो किसान भाइयों को करना आवश्यक है। शस्य क्रियाएं कहलाती हैं और इन शस्य क्रियाओं पर अगर हमारे किसान भाई ध्यान देंगे तो बहुत सी समस्याओं से निजात पाकर वो भरपूर उत्पादन ले पाएंगे। किसान भाइयों, अनार के बगीचों में पौधों का उचित विकास हो तथा कीट व रोगों का प्रकोप न हो, इसके लिए आपको बाग में जल निकास के साथ साथ खरपतवार नियंत्रण पर भी ध्यान देना होगा। तो कैसे करें बाग में जल निकास और खरपतवार नियंत्रण, आइए जानते हैं। विशेष तौर पर ये देखा गया है कि वर्षा के समय में पानी पौधों के पास इकट्ठा हो जाता, थालों में इकट्ठा हो जाता, तो किसान भाई सबसे पहले थालों के पास, तने के पास मिट्टी ऊंची कर दें, चढ़ा दें और थाले मिटा दें। और अगर थाले मिटा नहीं सकते तो थालों का संपर्क पानी की निकास नाली से कर दें ताकि जो पानी है थालों में ना रुके और निकास नालियों के माध्यम से पानी खेत के बाहर चला जाए, बगीचे के बाहर चला जाए। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात ये आती कि बरसात के समय पर होने वाले खरपतवार, जो कि आपने पौधों में खाद दे रखी हैं, उन खादों को खरपतवार चूसते हैं, पोषक तत्वों को लेते हैं और जो हमारे फसल को मिलना चाहिए पोषक तत्व वो उनको नहीं मिल पाते। यही नहीं वरन इनसे बहुत से जो कीट हैं
पतंगे हैं वो यहाँ पर जमते हैं और इनकी पॉपुलेशन बाद में हमको पौधे पर जब नुकसान दिखता है तब समझ में आता है कि अब कीटों का प्रकोप हो गया। मैं यहाँ किसान भाइयों को यहाँ बताना चाहता हूँ कि इतना करने के बाद खरपतवार को नष्ट करें, आप साफ सुथरे रखें बगीचे। उसके पश्चात आप देख रहे हैं कि इस समय काफ़ी फूल आ रहा है अनार में, और यही समय है कि हमारे किसान भाई पोषक तत्व जो उनको देने थे वो दे चुके होंगे, और जैसे ही मौसम खुलता है तो उसकी शेष मात्राएं जो भी है हमारी नाइट्रोजन की, वो उनको पूरी मात्राएं उनको देना है समय समय पर। अनार के बगीचों में कुछ कीट व रोगों का भी प्रकोप होता है, जिसकी वजह से फलों की गुणवत्ता तो खराब होती ही है, साथ ही अनार का उत्पादन भी कम हो जाता है। इसलिए आप इन रोग व कीटों की पहचान कर नियंत्रण किस तरह से करें, आइए जानते हैं। इसके अलावा किसान भाई सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कुछ रोग और कुछ कीट इस समय आएंगे जो कि फूलों को भी नुकसान करेंगे, पत्तियों पर नुकसान पहुंचाएंगे। जैसे कि पत्तियों पर जो धब्बा आता है और जो कि बैक्टीरिया के कारण होता है, वो पत्ते पर जो धब्बे आते हैं वो फलों पर भी आ जाते हैं, और फल फिर उसकी जो गुणवत्ता है वो प्रभावित होती, बाजार में किसान भाई उसका बेचने में असमर्थ हो जाते हैं। इसके लिए आवश्यक है कि स्ट्रेप्टोसाइक्लिन या स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट 100 ppm मतलब 100 मिलीग्राम 1 लीटर पानी में घोलें और उसका छिड़काव करें। यह छिड़काव इस तरह से करें कि कार्बनडाजिम का एक छिड़काव करें, फिर उसके पश्चात दूसरा छिड़काव स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का करें, या स्ट्रेप्टोसाइक्लिन के बाद कार्बनडाजिम का छिड़काव आवश्यक। ऐसे 3 से 4 छिड़काव कर देने से किसान भाई इस रोग पर नियंत्रण पाएंगे, क्योंकि आज के समय पर ये सबसे ज्वलंत समस्या है इस रोग की। जैसे कि अब देखेंगे कि फलों में छेद करके आप देखेंगे जिसको फल छेदक कीट बोलते हैं, तो एक तरह का एक इसका जो मादा होती है फल के जो नीचे का पोर्शन होता है, जिसको हम कहें नीचे का भाग फूल का होता है, जहाँ पर कि परागण वाला जो पोर्शन होता है जिसमें पुंकेश्वर बोलते हैं उसको, वहाँ पर अंडे दे देते हैं और फिर वहाँ से ये इल्लियाँ निकलती हैं, और फल जब छोटा होता है, नरम होता है, उस अवस्था में प्रवेश कर जाता है और अंदर ही अंदर वो खाता रहता, और जब वो बड़ा हो जाता है, बड़ी इल्ली हो जाती है, तो वो फिर छेद करके बाहर निकलती है, जिससे तब हमको प्रकट होता है कि इसके अंदर कोई कीट था। तो छोटी अवस्था में विशेष रूप से कुछ ऐसे पेपर के बैग होते हैं जिनमें कि पानी का असर कम होता है और छेद युक्त होते हैं। इनको अगर हम उसमें ढक देते हैं फलों को, तो फलों का आकार भी अच्छा होता है और अनावश्यक रूप से जो कीटों का प्रकोप होता है, बीमारी का प्रकोप होता है, ये बहुतायत में कम हो जाता है या फिर बिल्कुल भी नहीं आने पाता है। तो इसके नियंत्रण के लिए भी 2 से 3 ml 4 लीटर में साइपरमेथ्रिन नामक दवा मिला के स्प्रे करने से इस कीट पर नियंत्रण पाया जा सकता है। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों की प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं।
हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी पूरी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।